हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज है 25 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न हैं उनकी, और उनसे जुड़े हुए जो भी मुख्य फैक्ट है उनकी चर्चा करेंगे। तो ये क्लास है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, लाइब्रेरियन और सीईटी पटवार वीडियो, जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे प्रतिदिन जुड़े रहिए, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इसकी शुरुआत करेंगे अपन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है वो है, सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। तो आप अमीर हो या गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की जो प्रमुख सुर्खियाँ हैं, आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं पहले एक बार, फिर उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, और मोबाइल वेटनरी यूनिट एमवीयू योजना ये क्या है, किससे संबंधित है, इसकी पूरी चर्चा अपन आगे की इस क्लास में आगे करने वाले हैं। अगली बात करेंगे जनगणना 2027 के तहत नागरिकों को स्वयं की जानकारी ऑनलाइन भरने हेतु जो डिजिटल सुविधा है सरकार द्वारा दी गई है उसका क्या नाम है, वो कैसे काम में ली जाती है, तो उसकी भी पूरी चर्चा अपन करने वाले हैं। अगला वो है ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है उसकी भी चर्चा करेंगे। अगला है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार उसकी भी आप बात अपन करने वाले हैं। तो इन बातों की अपन चर्चा करेंगे। और यह है यस्टरडे रिवीजन के, पहले यस्टरडे रिवीजन करेंगे, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का जो मुख्य करंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो यस्टरडे रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो जयपुर के अंदर है वो इसकी स्थापना की जा रही है। अगला है रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है राजस्थान का। अगला कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो इसमें भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है मास्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में शिव ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो 60 किलो भार वर्ग में शिव ने स्वर्ण पदक जीता है। और एक बात करें तो धीरज चौधरी की, तो इस प्रतियोगिता के अंदर धीरज चौधरी ने कौन सा पदक जीता, तो धीरज चौधरी ने सिल्वर पदक जीता। उसका भार वर्ग क्या था, तो 100 जो किलोग्राम है उसका भार वर्ग था। अगला क्वेश्चन है सर्बिया में आयोजित फिडे वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एडबिल्टस चेस चैंपियनशिप में श्रेयांशी जैन ने कौन सा पदक जीता, तो श्रेयांशी जैन ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये था अपना यस्टरडे रिवीजन। अब बात करते हैं आज की जो करंट अफेयर की क्लास है 25 अप्रैल 2026 के जो भी करंट के मुख्य प्रश्न हैं महत्वपूर्ण उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका है उत्तर लगा हुआ है आज। तो डीडवाना के अंदर, डीडवाना कुचामन जिला है उसके अंदर राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर है वो स्थापित किया जा रहा है। तो ये किस बात करेंगे अपन, तो ये किस योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है और इसकी जो घोषणा है वो किसने की थी, तो इसकी अगर बात करें
बात करते हैं सबसे पहले, इसको पढ़ने से पहले अपन एक दो बातें और देखेंगे, फिर उसके बाद में इसका नंबर आएगा। तो पहले बात करते हैं चूरू की। तो सीएम भजनलाल जी शर्मा द्वारा चूरू के अंदर जो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसका अनावरण किया गया? तो भजनलाल जी शर्मा द्वारा अनावरण। यह अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया चूरू में। किसका किया गया अनावरण? तो अनावरण किया गया चूरू के अंदर जो लेफ्टिनेंट जनरल, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सगत सिंह राठौड़। सगत सिंह राठौड़ की जो प्रतिमा है दोस्तों, उसका किया गया अनावरण। किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया अपने सीएम है भजनलाल जी शर्मा द्वारा। अब भजनलाल जी शर्मा ने इस जो अनावरण के अवसर पर और भी जो है उद्घाटन किए। तो क्या क्या उद्घाटन किए? तो इन्होंने जो वॉर मेमोरियल है चूरू के अंदर, उसका भी उद्घाटन किया है। वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। और क्या किया इन्होंने? तो चूरू का जो स्टेडियम है दोस्तों, चूरू का जो खेल स्टेडियम है, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया? तो उसका नाम बदल करके सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया। क्या? तो सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया गया। तो ये उन्होंने जो इस मूर्ति के अनावरण पर ये प्रमुख घोषणाएं की। अब सगत सिंह राठौड़ की बात करें तो ये 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके अंदर इन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया। और 1962 के अंदर जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपना जो है साहस दिखाया था। तो इनका जो संबंध है उसकी बात करूं तो पहला है भारत जो पाकिस्तान युद्ध, कब कब का? तो 1962। दूसरी बात करें तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था वो? तो भारत चीन युद्ध हुआ था दोस्तों, ये मैंने उल्टा बता दिया है, आप इसको सही कर लेना। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो तो हुआ था दोस्तों 1971 में, और ये हुआ था 1962 में। भारत और जो पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ वो 71 में, और भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ वो हुआ 1962 में। तो इसके अंदर इन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया और रणनीतिक ये नेतृत्व किया था इन युद्ध के अंदर। तो उनको याद किया जाता है। उनके याद में जो चूरू के अंदर है वो एक इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण भजनलाल जी शर्मा द्वारा किया गया, और चूरू का जो स्टेडियम है उसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया। अब भजनलाल जी शर्मा ने इस अनावरण के जो अवसर पर और भी सैनिक कल्याण हेतु कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई। वो कौन कौन सी है तो उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहला डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है जो क्या है, तो इस अवसर पर डीडवाना कुचामन जिले में क्या बनाया जाएगा?
तो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर जो राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर जिसकी स्थापना है वो की गई है, उसका भी इन्होंने अनावरण किया। तो किसका किया? तो डीडवाना कुचामन में राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद स्थापित किया गया। तो ये बात भी भजनलाल जी शर्मा ने बताई थी। और क्या क्या बातें बताई वो अपन आगे देखेंगे। तो मुख्य बातें थी ये, और एकीकृत जो सैनिक कल्याण परिषद है वो उसकी स्थापना कहाँ की गई? तो डीडवाना कुचामन के अंदर। सगत सिंह राठौड़ का संबंध है वो किस जिले से है? तो उनका संबंध है चूरू जिले से। अब अगली बात करें तो वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी भजनलाल जी शर्मा ने किया। चूरू स्टेडियम का जो नाम है वो सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया गया। तो ये थी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो, इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज राजस्थान फर्स्ट इंटीग्रेटेड सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बीन एस्टिब्लिश्ड। तो डीडवाना कुचामन इसका आंसर हो जाएगा। यह इसकी प्रमुख बातें हैं क्या क्या है? तो चूरू में स्मारक और प्रतिमा का अनावरण। प्रतिमा अनावरण, मुख्यमंत्री ने चूरू में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। वॉर मेमोरियल, मुख्यमंत्री द्वारा वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। स्टेडियम का नामकरण, तो चूरू स्टेडियम का नाम बदल करके सगत सिंह जो राठौड़ स्टेडियम है वो कर दिया है। अति विशिष्ट अतिथि की बात करें तो कार्यक्रम के अंदर, इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला और सिक्किम के जो राज्यपाल है श्री ओम माथुर वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। अगली बात करें तो सगत सिंह जो राठौड़ है उनका योगदान, तो मुख्य रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1962 के भारत चीन युद्ध और गोवा मुक्ति संग्राम में उनके अदम्य साहस और रणनीतिक नेतृत्व के लिए याद किया गया जाता है। सैनिक कल्याण के लिए प्रमुख निर्णय क्या क्या लिए गए? तो प्रथम एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद, राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद डीडवाना कुचामन जिले में स्थापित किया गया। आरटीडीसी होटल या गेस्ट हाउस में जो सैनिक है या उनकी जो वीरांगनाएं हैं, जो शहीद हो गए सैनिक, उनकी वीरांगनाओं के लिए 50% की जो आरटीडीसी होटल है उसके अंदर छूट दी गई है। सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के लिए 25% की आरटीडीसी में जो है वो उनको छूट दी गई है। अन्य की बात करें तो अग्निवीरों के लिए पुलिस, जेल गार्ड और अग्निशमन सेवाओं में विशेष आरक्षण की व्यवस्था है। पेंशन की बात करें तो पूर्व सैनिकों के मानदेय और पेंशन में वृद्धि का निर्णय भी इस जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर लिया गया। तो यह थी प्रमुख सैनिक कल्याण से संबंधित प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वेटनरी यूनिट MVU योजना के लिए वित्तीय भार का अनुपात जो है केंद्र राज्य का क्या है? तो पहला है 50:50, दूसरा 75:25, तीसरा 60:40 और चौथा है 90:10। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात है वो कितना है? 60:40। तो अब बात करेंगे इस मोबाइल वेटनरी यूनिट की। MVU ये क्या है, इसका कार्य क्या है? तो बात करेंगे मोबाइल वेटनरी यूनिट की। तो ये एक चलता फिरता जो है अस्पताल, क्या है ये? तो ये एक चलता फिरता अस्पताल क्या है? तो चलता फिरता अस्पताल। वो कैसे है? तो इस मोबाइल वेटनरी यूनिट का मतलब है दोस्तों, जो ग्रामीण या दूर दराज के जो क्षेत्र है उसके अंदर पशुओं को उनके घर पर ही आपातकालीन एवं जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए वाहन में एक डॉक्टर की टीम और जो भी दवाई या पशुओं के लिए जो आवश्यक सामग्री है चिकित्सा से संबंधित वो उस वाहन के अंदर है, और वो वाहन उनके जो पशुपालक है उनके घर पर जाकर के उनके लिए निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। तो इसको अपन चलता फिरता अस्पताल
कह सकते हैं। तो अब बात करें तो राजस्थान सरकार की एक ये योजना है जिसके तहत पशुपालकों के द्वार तक जो निःशुल्क पशु चिकित्सा है वो पहुंचाई जाएगी। तो क्या है इस योजना में, तो पशुपालकों के द्वार तक निःशुल्क चिकित्सा जो सहायता है पहुंचाना। अब बात करें अगली, तो ये जो चिकित्सा है दोस्तों ये पशुओं के लिए है, ये ध्यान रखना। पशुओं हेतु निःशुल्क चिकित्सा सहायता पहुंचाना। अब इसकी बात करें तो प्रदेश के अंदर दोस्तों वर्तमान के अंदर 536 जो है मोबाइल वेटरनरी जो यूनिट है वो संचालित है। कितनी? 536। उपलब्धि की बात करें तो इसके तहत जो 62 लाख है, 62 लाख से अधिक जो पशुओं का इस योजना के तहत पशुओं का उपचार किया गया और 16 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हुए। तो लाभान्वित की बात करें तो कितने हुए, तो वो हुए 16 लाख से अधिक। अब बात करें अगली, तो वो है दोस्तों इसके अंदर जो वित्तीय भागीदारी है उसकी बात करें तो वो कितनी है, तो केंद्र की बात करें और राज्य की बात करें तो इनकी जो भागीदारी है वो है 60:40। कितनी है? 60:40। इस योजना के अंतर्गत जो 60% राशि है वो भारत सरकार वहन करेगी और 40% राशि है वो केंद्र जो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। तो ध्यान रखना। अब अगली बात करें तो इस योजना के तहत एक तकनीकी नवाचार किया गया। इस योजना में क्या किया गया, तो इस योजना में जो है तकनीकी नवाचार किया गया। वो तकनीकी नवाचार क्या है, तो इस योजना के अंदर ही दोस्तों एक MVU चैटबॉट है, उसकी जो इस योजना में MVU चैटबॉट, ये क्या होता है चैटबॉट, तो चैटबॉट का मतलब होता है दोस्तों व्हाट्सएप के जो माध्यम से पशुपालकों को ऑडियो वीडियो जैसी सुविधाएं और टेली परामर्श या ऑनलाइन जो टेली वेटरनरी मेडिसिन है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जो इस कार्यक्रम के अंदर ही एक नवाचार करते हुए अब उनको घर बैठे ही इससे संबंधित जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको व्हाट्सएप या चैटबॉट के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए एक नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर आपको समस्या का जो है मैसेज भेजना पड़ेगा और उसके तहत आपकी पूरी जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो यह एक चैटबॉट नामक और नवाचार इसके अंदर किया गया। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। केंद्र जो राज्य की भागीदारी है वो कितनी है, तो 60:40। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल बर्डन रेशियो सेंटर स्टेट फॉर द मोबाइल वेटरनरी यूनिट MVU स्कीम। तो इसके अंदर 60:40 इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें हैं क्या क्या है, तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट चलता फिरता फ्री, ये चलता फिरता अस्पताल कहते हैं दोस्तों इसको। चलता फिरता फ्रीज का नाम आ गया तो दोस्तों बता देता हूँ, चलता
फिरता अस्पताल का नाम आ गया है। तो चलता फिरता जो फ्रीज है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बकरी को। बकरी को और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गरीब की गाय। गरीब की गाय कहते हैं। तो अपना भी ध्यान रखना, चलता फिरता अस्पताल वो किसे कहते हैं, तो मोबाइल वेटनरी यूनिट को। और चलता फिरता फ्रीज तो ये कहते हैं बकरी को। तो राजस्थान सरकार की एक योजना पशुपालकों के द्वार तक निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में पशुओं को उनके घर पर ही आपातकालीन एवं सामान्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इकाइयों की बात करें तो राज्य में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जा रही है। अब तक 62 लाख से अधिक पशुओं का उपचार और 16 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हुए हैं इस योजना से। अब बात करें तो MVU सुविधाएं लघु शल्य चिकित्सा, कृमिनाशक, गर्भ जांच, टीकाकरण और आवश्यक दवाइयां इस जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है उसके अंदर इनकी सुविधाएं रहेगी। अगली बात करें तो वित्तीय भागीदारी, तो 60% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% जो राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तकनीकी नवाचार की बात करें तो 1962 MVU चैटबॉट यह है, इसकी स्थापना जो इस कार्यक्रम के अंदर एक नवाचार किया गया। इस योजना को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए 1962 MVU राजस्थान चैटबॉट शुरू किया गया। क्या नाम है इसका, 1962 MVU राजस्थान चैटबॉट। इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होगी, तो इसके अंदर जो प्रमुख सुविधाएं हैं वो ऑडियो और वीडियो, टेली परामर्श, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन, टेली वेटनरी मेडिसिन, तो इनकी सुविधाएं इसके अंदर होगी। चैटबॉट नंबर की बात करें तो पशुपालक व्हाट्सएप नंबर ये जो दिए गए हैं उसके माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत ही CSR सहयोग की बात करें तो कॉल सेंटर और चैटबॉट का संचालन CSR के तहत किया जा रहा है, जिसमें इंडसइंड बैंक की जो सहायक संस्था है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BIFL सहयोग दे रहा है। इसके अंदर जो सहयोग कौन दे रहा है, वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BIFL सहयोग दे रहा है। वित्तीय बचत की बात करें तो इस मॉडल से राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हो रही है। अब विस्तार की बात करें तो राजस्थान के इस 1962 चैटबॉट मॉडल की सफलता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे यहाँ अपनाने का निर्णय लिया है। और राजस्थान में पशुपालन मंत्री कौन है, तो श्री जोराराम कुमावत है। वो क्या है, तो वो है पशुपालन मंत्री। तो ये प्रमुख बातें थी जिनका अपने को ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के तहत नागरिकों को स्वयं की जानकारी ऑनलाइन भरने हेतु कौन सी विशेष डिजिटल सुविधा दी गई है। तो पहला ऑप्शन है ई मकान सूचीकरण, दूसरा ऑप्शन है स्व गणना, तीसरा डिजिटल डेटा एंट्री और चौथा है ऑनलाइन जनगणना पोर्टल। तो जो राजस्थान की अगर बात करें तो जनगणना 2027 के तहत नागरिकों की जो स्वयं की जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए स्व गणना जो है डिजिटल एक सुविधा दी गई है। अब इसकी बात करें तो जनगणना 2027 है दोस्तों, वो अब होने वाली है। उसके जो पहला चरण है उसकी बात करेंगे। पहला चरण के अंदर दोस्तों क्या किया जाएगा, तो मकानों का जो है सूचीकरण किया जाएगा, मकानों की सूची बनाई जाएगी। अब यह सूची कैसे बनाई जाएगी, तो नागरिकों के लिए स्वयं की जानकारी ऑनलाइन जो है भरने के लिए एक विशेष सुविधा है वो दी गई। उस सुविधा का नाम क्या है, तो उस सुविधा का नाम है स्व गणना। क्या नाम है, उसका नाम है स्व गणना। स्व गणना के अंतर्गत दोस्तों 1 मई से 15 मई 2027 तक जो है वो इस पे स्व गणना कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आप OTP के
थ्रू लॉगिन करके मोबाइल में और स्वगणना यानी उस ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी जानकारी इस जनगणना में दर्ज करवा सकते हो। तो यह जो स्वगणना का कार्यक्रम है वो 1 से 15 मई 1 मई से 15 मई 2027 तक चलेगा। दूसरी बात करें तो वो है मकान सूचीकरण की। किसकी? तो मकान सूचीकरण। इसकी बात करें दोस्तों तो 16 मई से 14 जून तक 14 जून 2027 तक है वो ये मकान सूचीकरण है वो किया जाएगा। तो अब ये ऑनलाइन जो है स्वगणना का जो सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल आधिकारिक जो पोर्टल बनाया गया वो कौन सा पोर्टल है? तो वो पोर्टल है census.gov.in। तो ये पोर्टल है जो बनाया गया जिसके माध्यम से स्व जनगणना जो है वो की जा सकती है। स्वगणना। अब इसकी बात करें तो इंग्लिश में जो ये है वो क्या है? तो वो है सेल्फ इन्यूमरेशन। सेल्फ इन्यूमरेशन। तो ये अपने को ध्यान रखना है जनगणना 2027 के लिए जो ऑनलाइन जानकारी बढ़ने के लिए कौन सी डिजिटल सुविधा दी गई है? तो वो है स्वगणना, मतलब स्वयं की गणना। इसके पहले चरण के अंतर्गत स्वयं की गणना, दूसरे चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण। इसके लिए ये ऑनलाइन जो है पोर्टल दिया गया है। उस पोर्टल पर आपको जो है आधिकारिक ये पोर्टल है, इस पर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना पड़ेगा और बाकी की जो प्रक्रिया है उसके अंदर अपने राज्य या जिले स्थानीय जो विवरण है वो भर करके आप अपना स्व जो गणना है वो कर सकते हो। इसका इंग्लिश वर्जन है वो अंडर द सेंस 2027 व्हाट स्पेशल डिजिटल फैसिलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन टू एंटर देयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो सेल्फ एन्यूमरेशन जो इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है? तो जनगणना 2027 पहला चरण मकान सूचीकरण। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें नागरिकों के लिए स्वयं की जानकारी ऑनलाइन भरने हेतु स्व गणना की विशेष सुविधा दी गई। अब इसके अंदर राजस्थान राज्य के लिए समय सीमा क्या है? तो स्व गणना के लिए जो सेल्फ इन्यूमरेशन है वो 1 मई से 15 मई 2027 तक है। मकान सूचीकरण की बात करें तो हाउस लिस्टिंग तो वो है 16 मई से 14 जून 2027 तक। स्व गणना प्रक्रिया कैसे ये अप्लाई करनी है? तो आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके सबसे पहले SECENS.gov.in पर जाएं, लॉगिन करें अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से। स्थान का चयन, राज्य, जिला और स्थानीय विवरण। इस जो स्थान चिन्हांकन है डिजिटल मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। विवरण, मकान और परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी भरें। फिर सबमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपको SEID प्राप्त होगी और जब सरकारी जो प्रगणक है जनगणना करने वाला वो आपके घर आए तो उन्हें अपनी सुरक्षित जो SEID है वो दे जिससे वो जानकारी की पुष्टि करेगा। तो ये थी स्व जनगणना की प्रमुख बातें। अब अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा बीकानेर। तो इसका आयोजन है वो किया जा रहा है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर किया जा रहा है? तो जयपुर में। तो अब बात करेंगे ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की।
ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 की। तो ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल जो बाजार है 2026, इसके अंतर्गत क्या है ये, तो ये है दोस्तों जो राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए एक आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये एक राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। क्या है, तो वो है इंटरनेशनल जो है तो इंटरनेशनल इवेंट, इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, जिसके अंतर्गत राजस्थान के जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसकी अगली बात करें तो ये जो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 है, ये संस्करण कौन सा है इसका, संस्करण की बात करें तो वो कौन सा है, तो 15वां संस्करण है। कौन सा, तो 15वां संस्करण। आयोजन की तिथि की बात करें तो इसका आयोजन कब होगा, तो इसका आयोजन है जो दोस्तों 16 से 28 अप्रैल 26 से जो 28 अप्रैल 2026 को है, उसका इन 3 दिनों के अंदर इसका जो है आयोजन होगा। आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन है जो दोस्तों जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर में होगा। कहाँ पर होगा, तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC, ये कहाँ पर है, तो ये है सीतापुरा। और सीतापुरा कहाँ पर है, तो वो है जयपुर में। तो इसका आयोजन कहाँ होगा, सीतापुरा जयपुर में। अब इसके अंदर जो है दोस्तों 50 से जो ज़्यादा जो देश है वो भाग लेंगे। 50 से ज़्यादा देश है जो विदेशी टूर कह सकते हैं अपन, या टूर ऑपरेटर्स या स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स है या डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियां हैं या होटल उद्योग के प्रतिनिधि है, वो इसमें भाग लेंगे। अब बात करें उद्घाटन की इस कार्यक्रम की, तो इसका जो कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो दोस्तों उद्घाटन 26 अप्रैल को शाम 6 बजे एक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसके शुरुआत के साथ में इसका उद्घाटन किया जाएगा। 26 अप्रैल शाम 6 बजे जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। क्या क्या है इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। तो इन विच सिटी इज़ द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 बीइंग हिल्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाला यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इसका मुख्य जो आयोजन विवरण है वो क्या क्या है, तो ये संस्करण है 15वां। आयोजन तिथि 26 से 28 अप्रैल। आयोजन स्थल जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर। 50 से अधिक देशों के विदेशी टूर ऑपरेटर्स, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, स्टेट टूरिज्म बोर्ड और होटल उद्योग के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल होंगे। कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो 26 अप्रैल को शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इसकी जो है इसका उद्घाटन होगा।
B2B मीटिंग्स 27 और 28 अप्रैल को विदेशी टूर ऑपरेटर्स और भारतीय पर्यटन प्रतिनिधियों के बीच 10,000 से अधिक पूर्व निर्धारित B2B मीटिंग्स का आयोजन होगा। फेम टूर का मतलब होता है दोस्तों फैमिलीराइजेशन टूर। GITB के बाद विदेशी टूर ऑपरेटर्स को राजस्थान के विभिन्न पर्यटन जो स्थलों का अनुभव कराने के लिए विशेष टूर आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 3 यात्रा कार्यक्रम शामिल है। आयोजक एवं सहयोग की बात करें तो आयोजक है इसके दोस्तों पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की FICCI। सहयोग की बात करें तो सहयोग इसके अंदर राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स RATO और इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन IHHA और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान HRAR यह सहयोगी संस्थाएं हैं इनकी। तो ये थी प्रमुख जो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार GITB 2026 उसकी प्रमुख बातें थी। अब अगला क्वेश्चन है वो है आर्थिक समीक्षा से लिया गया है ये। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर जो डाटा थे उसके आधार पर ये क्वेश्चन बना गया। तो वो है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2025-26 में लगभग 26.25% रहा। यह तो एक कथन। दूसरा कारण की बात करें तो कारण क्या है? तो कारण है दोस्तों वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र का GSVA में योगदान 26.55% रहा जो सेवा से क्षेत्र से थोड़ा अधिक लेकिन कृषि क्षेत्र से कम है। तो अब इसके विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प है A और R दोनों सही है तथा R एक ही सही व्याख्या करता है। A और R दोनों सही है परंतु R एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। और A सही है परंतु R गलत है। A गलत है परंतु R सही। अब इन कथनों की बात करें दोस्तों तो पहले बात करते हैं राजस्थान जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, कृषि क्षेत्र का कितना है और सेवा क्षेत्र का कितना है। तो बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो एक नंबर पर बात करेंगे उद्योग की, 2 नंबर पर बात करेंगे कृषि की और 3 नंबर पर बात करेंगे वो है सेवा क्षेत्र की। किसकी? सेवा क्षेत्र की। अब इनकी बात करें दोस्तों तो जो 2025-26 के अंदर इनका जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो कितना है? तो उद्योग क्षेत्र का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो है 26.55%। कितना है? 26.55%। कृषि की बात करें तो कृषि का है 25.74% और सेवा क्षेत्र का है वो कितना है? 47.71%। तो ये आर्थिक समीक्षा के आधार पर बताया गया डाटा है। जो ये इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में हर बार पूछा जाता है आर्थिक समीक्षा से। तो उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो 26.55% है, कृषि का है वो है 25.74% और 25.74% और सेवा क्षेत्र का है वो 47.71%। अब बात करें पहले कथन की तो उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% है। तो पहला कथन है वो हमारा सही है। कारण की बात करें तो वर्ष उद्योग क्षेत्र का GSVA में योगदान 26.55% रहा, यहाँ तक सही है। जो सेवा क्षेत्र से थोड़ा अधिक, यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र से कम है, सेवा क्षेत्र से कम है क्योंकि सेवा क्षेत्र का कितना है 47.71% और उद्योग का कितना है 26.55%। तो सेवा क्षेत्र से कम है लेकिन कृषि क्षेत्र से
सेवा क्षेत्र से थोड़ा अधिक लेकिन कृषि क्षेत्र से कम है। तो ये जो यहाँ से लेकर के बाद वाली जो लाइन है वो गलत हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। तो बात करें, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत में है। ये जो योगदान है वो कृषि की बात करें तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 24-25 में 27.13 था और 25-26 के अंदर 25.74% है। मतलब इसके अंदर जो है वो गिरावट आई है। उद्योग की बात करें तो 24-25 के अंदर 27.5 था और 25-26 के अंदर 26.55, इसमें भी है वो गिरावट दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 24-25 में 45.82 था जो 25-26 के अंदर 47.71 हो गया। तो इसके अंदर वृद्धि हुई है और कृषि और उद्योग क्षेत्र में कमी हुई है। तो इन बातों की आप ध्यान रखना। ये थी आज की अपनी छोटी सी प्यारी सी क्लास। आप सभी का धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैं आने वाले 1 या 2 दिन में या मंडे को या संडे को जीके की जो PYQ सीरीज़ है वो लेकर आ रहा हूँ। तो क्लास से ज़रूर जुड़े और सब्सक्राइब कर दें मैं अपडेट नवीनतम प्राप्त करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से और जय हिंद जय भारत।